नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, अपनी पॉलिटी थ्रू पीवाईक्यू सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे एंड 2000 जो हमारे 16 में क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी से, उनकी हम बात करेंगे। 2016 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक बहुत ही अलग सा ईयर रहा यहाँ पर, क्योंकि केवल 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि पॉलिटी से यूपीएससी के द्वारा पूछे गए। जनरली हम सब जानते हैं कि यूपीएससी एक साल में कम से कम 15 से 17 क्वेश्चंस जो है वो पॉलिटी से पूछता है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ो दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल 199 में आप तैयारी 360 आईएएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं www.tayari360.com पे जाके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहला कहता है जी, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। लोकसभा प्रोरोग होगी तो लैप्स हो जाएगा बिल पेंडिंग इन लोकसभा। दूसरी स्टेटमेंट है, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the resolution of लोक सभा। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक बिल के पास होने का प्रोसीजर क्या होता है। कोई भी बिल जो है या तो वो लोकसभा में लाया जाएगा या फिर राज्यसभा में लाया जाएगा। इन एनी केस बिल एक हाउस से पास होकर दूसरे हाउस में जाएगा एंड फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा एंड फिर वो जाके है वो एक्ट बन जाएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जो कि लोकसभा में या तो केवल इंट्रोड्यूस किया गया है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जो कि लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा में पहुंचा है। अब इन दोनों ही केसेस में क्या होगा दोस्तों, इन दोनों ही केसेस में कोई बिल जो है जो लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा में केवल पहुंचा है, इन दोनों ही केसेस में लोकसभा के डिसॉल्व होने पर बिल ऑटोमेटिकली क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। एक तीसरा केस आता है जहां पे मान लीजिए एक बिल है जो कि पेंडिंग इन राज्यसभा है बट हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा। अब ऐसे केस में इस बिल के ऊपर कोई असर नहीं होगा अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है। तो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए बिल जो है वो पेंडिंग इन राज्यसभा है, लोकसभा तक पहुंचा नहीं है, तो इस बिल के ऊपर कोई असर नहीं होगा। चौथा क्या है, अ बिल दैट हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। अब मान लीजिए बिल लोकसभा से एंड राज्यसभा से दोनों से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास वो बिल, उसको असेंट नहीं मिला है बिल को। ऐसे केस में इस बिल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा इवन इफ द लोकसभा डिसॉल्व्स। पांचवा पॉइंट है, अ बिल हैज नॉट बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट। एंड मान लीजिए कि ऐसे केस में प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। अब मान लीजिए लोकसभा अगर डिसॉल्व होती है तो भी बिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो आखिरी पॉइंट है वो क्या कहते हैं, बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट सेंट बैक बाय द प्रेसिडेंट फॉर द रिकंसिडरेशन। ऐसे केस में भी बिल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो 6 पॉइंट्स है ना, ये 6 पॉइंट्स आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि इन 6 पॉइंट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस जो है वो बार बार हमें देखने को मिलता है कि यूपीएससी किसी ना किसी तरीके से पूछ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। दूसरा है, द चीफ सेक्रेटरी इज इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे सही हैं या गलत हैं आपको बतानी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं। पहले स्टेटमेंट क्या कहती है कि गवर्नर चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं, ऐसा नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर, जो टिपिकली क्या होता है कि जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं उन्हें चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। नाउ दिस इज द प्योर डिस्क्रिशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कि वो किस आईएएस ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। दूसरी बात ये कि यार यहाँ पे जो फिक्स्ड टेन्योर की बात की गई है, देखिए इस केस में कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होती है। जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही नए सीएम आते हैं या फिर पुराने चीफ सेक्रेटरी की टेन्योर अगर मान लीजिए खत्म होती है, तो सीएम एक जो सबसे सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होते हैं, टिपिकली उनको नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। और जैसे ही इनकी रिटायरमेंट की एज आती है, ये अपने आप से रिटायर हो जाते हैं। कई बार इनकी लेट्स से अगर पोजीशन को एक्सटेंशन मिल जाती है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट जनरली इनकी रिटायरमेंट एज आ जाती है और वो चले जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है जी, विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखिए, एज पर द एक्ट, जो ग्राम न्यायालय एक्ट है, द ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट द क्रिमिनल केसेस। दूसरी स्टेटमेंट है, द एक्ट अलाउज द लोकल सोशल एक्टिविस्ट्स एज मीडिएटर्स एंड रिकॉन्सिलिएटर्स। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर है गलत, दूसरी स्टेटमेंट है सही। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ओनली। थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, वी हैव आर्टिकल 39A इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच मेक्स इट
लेट्स से एक दिशा निर्देश देता है स्टेट को कि स्टेट इस तरह से एफर्ट्स ले कि सभी जो हमारे लोग हैं उनके पास लॉ का, उनके पास जस्टिस का एक्सेस जो है वो इजी एंड लेट्स से अर्ली एट द अर्लीस्ट हो। नाउ ऐसे सभी केसेस में क्या होता है, आर्टिकल 39 के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ग्राम न्यायालय एक्ट लाया गया था। इस ग्राम न्यायालय एक्ट को 2008 में लाया गया एंड इसी ग्राम न्यायालय एक्ट के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है। नाउ ग्राम न्यायालय जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये मोबाइल कोर्ट्स होते हैं, और ये जो मोबाइल कोर्ट्स होते हैं ये किसी ना किसी प्रकार के व्हीकल से, खास करके बसेस वगैरह से गाँवों में जाते हैं। ये दोनों ही तरह के केसेस को सुनते हैं जिसमें सिविल एंड क्रिमिनल आ जाते हैं। हाँ, ऐसे केसेस की ये सुनवाई करते हैं दोस्तों जिनकी जो सज़ा है वो बहुत ही कम होती है। लेट्स से ऐसे डिस्प्यूट्स जिनकी सज़ा जो है या जिनमें सज़ा 5 साल से कम प्रावधान का होता है, जिसमें सज़ा का प्रावधान 5 साल से कम है, ऐसे केसेस को वो सुनते हैं। नाउ अगर हम इन केसेस इन इन ग्राम न्यायालय की बात करें तो इनमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अपॉइंट किया जाता है एज देयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो बेसिकली देयर आर जजेस जो कि इन ग्राम न्यायालय में न्याय देते हैं। इन जजेस को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि देयर इज दिस एडीआर का सिस्टम, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का सिस्टम है जिसको सरकार हमेशा बढ़ावा देती है ताकि कोर्ट्स में कम से कम केसेस आए। नाउ इन सभी एडीआर के जो प्रावधान है जिसमें रिकॉन्सिलिएशन है, मीडिएशन है, इन सब में जो लोकल सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, जो गांव के मुखिया हैं, उन सबको यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि दे हैव देयर इन्फ्लुएंस इन द विलेज एंड उनकी मदद ली जाती है कि भाई वो गाँव के डिस्प्यूट्स जो हैं, जो छोटे-छोटे डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिज़ॉल्व करवाएँ। अब इनमें जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फ़ॉलो किया जाता है ग्राम न्यायालयज़ में। एंड अगर अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनकी जो डिसीजंस आते हैं, क्या उनके खिलाफ आप अपील ले जा सकते हैं? येस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। जो क्रिमिनल केसेज़ होते हैं, उन केसेज़ में सिविल कोर्ट में, सॉरी सेशंस कोर्ट में आप जो है जो हमारे सेशंस कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स होते हैं, इनमें आप अपील लेके जा सकते हैं। वहीं पे अगर कहीं पे किसी सिविल केस में ग्राम न्यायालय के द्वारा कोई फैसला दिया गया है, तो आप जो सिविल कोर्ट्स होते हैं या जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं, इनमें आप अपनी अपील लेकर जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय। अब देखिए हम सब जानते हैं दैट देयर इज सेवंथ शेड्यूल जिसमें 3 तरह के लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, सेंटर कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है। नाउ ऐसे में पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी ऐसी सिचुएशन है इनमें से जिसको अगर फुलफिल कर लिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। तो पहला क्या है, एक रेजोल्यूशन अगर पास किया जाए, किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा, बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबरशिप। दूसरा कहता है जी लोकसभा के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया जाए बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। तीसरा है राज्यसभा के द्वारा सिंपल मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। एंड चौथा क्या है, राज्यसभा के द्वारा एक स्पेशल मेजोरिटी दैट इज मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा अगर रेजोल्यूशन पास किया जाए तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है। तो इसका राइट आंसर है डी। हमें यहाँ पर आर्टिकल 249 देखना होगा जिसमें पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी दी गई है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो अगर राज्यसभा उसमें एक रेजोल्यूशन पास कर दे 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इन नेशनल इंटरेस्ट, तो पार्लियामेंट इस तरह से कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी स्टेटमेंट, अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट से पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट में 21 वर्ष अगर लिखा होता तो सही होती, बिकॉज मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शन इज 21 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, दूसरी स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करें। देखिए कभी भी अगर हम बात करें पंचायत की टर्म की तो इट इज़ 5 ईयर्स। अब अगर पंचायत किसी भी वजह से 5 वर्षों से पहले लेट्स से डिसॉल्व हो जाती है, जो नई पंचायत चुनी जाएगी उस नई पंचायत की जो टेन्योर होगी दैट विल बी दिस रिमेनिंग पीरियड ऑफ लेट्स से 3 ईयर इन दिस केस,
राइट। सो अगले जो चुनाव होंगे वो सभी पंचायतों के इंक्लूडिंग दिस वन, सभी पंचायतों के इकट्ठे चुनाव होंगे फॉर नेक्स्ट 5 years टर्म। तो ये दूसरी स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। सो ओके, सो यही थे जी हमारे 5-6 क्वेश्चंस जो हमें इस ईयर में देखने को मिले थे। बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए, तो इट वाज सरप्राइजिंग ईयर फॉर मेनी ऑफ एस्पिरेंट्स। तो आई पर्टिकुलरली रिमेंबर दैट। एनी हाउ, आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। इन सेशन से सीखने को बहुत कुछ है, किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है एंड किस तरह के ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे आते हैं। ये सब आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। हॉट टॉपिक्स खास करके कौन से हैं, जैसे पंचायत हैं, ये हॉट टॉपिक्स हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इनको आपको नज़र रखनी चाहिए एंड इनके साथ आपको तैयारी करनी चाहिए। 2016 का ये वीडियो रहेगा, 2017 के लिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।